2 महीने पहले विनय की शादी सृष्टि के साथ हुई थी। सृष्टि को घर का काम करना पसंद नहीं था, तो वह हमेशा घर का काम टालने की कोशिश किया करती थी। विनय घर में उनके मम्मी पापा, एक छोटा भाई और एक छोटी बहन थी। छोटा भाई संजय नौकरी करता था और छोटी बहन रुचि एमए करके बैठी थी। फिलहाल वह कोई नौकरी नहीं करना चाहती थी। विनय की मां ममता देवी सचमुच एक ममता की मूर्ति थी। वह अपनी बहू को कभी किसी बात के लिए नहीं टोकती थी और ना ही घर का काम करने के लिए मजबूर करती थी। वह यही सोचती थी कि जैसे उनकी अपनी बेटी रुचि है, वैसे ही उनकी बहू सृष्टि है। दोनों एक ही उम्र की हैं, तो वह अपनी बेटी की तरह ही बहू से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखती थी। सृष्टि उतना ही काम करती थी जितना उससे कहा जाता था। विनय भी अक्सर उसे कहा करता था कि घर के काम में माँ का हाथ बटाया करो, तो वह जवाब दे दिया करती थी कि मैंने कभी घर का काम नहीं किया और मुझसे तो नहीं होगा। अगर विनय कभी उसे ज़बरदस्ती किचन में भेज देता तो वह मुंह फुलाकर अपनी सास से बोलती, कोई काम हो तो बताओ। अगर उसे सास काम करने के लिए बोल देती थी तो और ज़्यादा मुंह फुलाकर बैठ जाती थी, तो सासू माँ उसे किचन से वापस भेज देती थी और खुद और अपनी बेटी रुचि के साथ मिलकर घर का सारा काम कर लिया करती थी। एक दिन विनय के कहने पर वह किचन में गई तो सासू माँ ने उसे आटा गूंदने के लिए बोल दिया, तो बोली, मेरी नेल पेंट खराब हो जाएगी। तो सास ने कहा कि चलो ठीक है, तुम चाय बना लो सबके लिए। तो बोली, 6 कप चाय मुझसे नहीं बनेगी। तो सास ने कहा कि मायके में भी तो तुम 5 कप चाय बनाया करती थी। तो झट से बोली, मायके में तो मेरी भाभी खुद बना लेती है, मुझे कभी चाय बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सृष्टि को सास ने बड़े प्यार से समझाया कि अब तो तुम्हारी शादी हो गई है और अब घर गृहस्थी के काम तुम्हें करने होंगे और घर के कामों में तुम्हें हाथ बटाना होगा। ज़्यादा ना सही तो एक समय का खाना ही बना लिया करो। उस दिन उसने सिर्फ पराठे बनाए और पसीना पोंछती हुई अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फ़ोन लगाकर बैठ गई और रोते हुए बोली कि इतना बड़ा परिवार है, मुझसे इतने बड़े परिवार का काम नहीं होगा। 2 घंटे में उसकी माँ दनदनाती हुई सृष्टि के ससुराल पहुँच गई और वहाँ जाते ही बखेड़ा खड़ा कर दिया कि मैंने अपनी बेटी को बड़े नाज़ों से पाला है और आपने उसे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया। माना कि परिवार बड़ा है, लेकिन घर के काम तो मिलजुल कर करने चाहिए। मेरी सृष्टि के बराबर आपके घर में आपकी बेटी भी है, तो उससे भी तो काम लीजिए। या मेरी बेटी को ही काम करने के लिए लाया गया है क्या? तो ममता देवी बोली, समधन जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं और मेरी बेटी रुचि दोनों मिलकर घर का सारा काम करते हैं। आपकी बेटी तो मन करे तभी हाथ बटाती है। हमने तो कभी उसे ज़ोर भी नहीं दिया कि घर का कोई काम कर लो। अरे समधन जी, मैं तो जब भी अपनी बेटी को फ़ोन करती हूँ, वह तो फ़ोन पर अक्सर यही बोलती है कि अभी यह काम करके आई हूँ, अभी चाय बनाकर आई हूँ, अभी पानी देकर आई हूँ। कोई ना कोई काम गिनवाती रहती है और आप बोलते हैं कि यह कोई काम नहीं करती। समधन जी, इस तरह हमारे घर में इंटरफेयर मत कीजिए। मैं इंटरफेयर करने नहीं आई हूँ, मुझे मेरी बेटी की चिंता है। आप घर के काम बांट क्यों नहीं देती? घर में सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आप मेरी बेटी से कहिए कि वह एक समय का खाना बना लिया करे। तो ममता जी बोली कि सुबह का नाश्ता मैं और मेरी बेटी मिलकर बनाते हैं और रात का खाना भी मैं ही बनाती हूँ। सुबह मेरे पति और दोनों बेटे अपना टिफ़िन ले जाते हैं और दोपहर का खाना आपकी बेटी बनाती है। उसमें भी मेरी बेटी उसे पूरा सहयोग देती है, जबकि दोपहर को तो हम 3 लोग ही तो होते हैं, तो इतना कोई बड़ा काम भी नहीं रहता है। अब आप ही बताइए कि इसे कौन सा काम करना है। मेरी बेटी एक समय का खाना बनाएगी। तो ठीक है समधन जी, सुबह का नाश्ता मैं बनाती हूँ, दोपहर का खाना मेरी बेटी बनाएगी और कपड़े धोने का काम मैं और मेरी बेटी दोनों करते हैं। घर में काम वाली आती है, झाड़ू पोछा और बर्तन करके चली जाती है और शाम को चाय और रात का खाना आज से आपकी बेटी बनाएगी। आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए कि क्या उसे मंजूर है। हम उसे दोपहर को या सुबह कोई काम नहीं बोलेंगे
और शाम की चाय से लेकर रात के खाने की तैयारी और खाना परोसने तक का सारा काम आपकी बेटी करेगी। कोई उसका हाथ नहीं बटाएगा। पूछ लीजिए, क्या उसे मंजूर है? तो सृष्टि झट से बोली, मुझे मंजूर है। सोच लो सृष्टि, शाम को 6 बजे सभी लोग घर पर होते हैं और शाम की चाय सभी साथ में पीते हैं। 6 बजे तक चाय तैयार हो जानी चाहिए और रात 8 बजे तक हमारा खाना शुरू हो जाता है। और खाना कैसे बनाना है, कब बनाना है, यह सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इसके बाद सृष्टि की मम्मी घर वापस चली गई। उस दिन के बाद से सृष्टि हमेशा सुबह देर से उठती, नाश्ता तैयार होने तक खुद तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ जाती। दोपहर को भी उसे बना बनाया खाना मिल जाता और शाम को 6 बजे तक चाय तैयार कर देती। सबको चाय देकर वह खाना बनाने की तैयारी में जुट जाती। कुछ दिन बाद सुबह रुचि नहीं उठ पाई। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो ममता जी ने सृष्टि को आवाज़ दी कि आज नाश्ता बनाने में मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। आज रुचि की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो गुस्से से वह बोली, जब शाम का तय हुआ है तो मैं सुबह कोई काम नहीं करूँगी। इतने में उनका छोटा बेटा संजय किचन में आ गया। तो माँ ने कहा कि तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो, नाश्ता टेबल पर ले जाओ। तो वह नाश्ता टेबल पर ले जाने लगा। तो विनय ने पूछा कि सृष्टि कहाँ है और रुचि कहाँ है? तो माँ ने कहा कि रुचि की तबीयत ठीक नहीं और सृष्टि कमरे में है। विनय ने सृष्टि से कहा कि अगर आज रुचि की तबीयत ठीक नहीं है तो माँ की मदद कर दो। तो वह चिल्लाने लगी कि एक तो शाम का सारा काम मैं करती हूँ, कोई मेरा तो हाथ भी नहीं बटाता है, तो मैं सुबह के काम में किसी की मदद क्यों करूँगी? विनय ने धीरे से समझाया कि परिवार में एक दूसरे का साथ देने से ही एक दूसरे से प्यार बढ़ता है। जब दोनों की आवाज़ कमरे से बाहर तक आने लगी तो ममता जी ने जाकर विनय को डांट दिया कि अगर बहू का मन नहीं है काम करने का तो तुम उसे क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? सब नाश्ता कर चुके अपने अपने ऑफिस चले गए। सृष्टि अपने कमरे में गई और अपनी माँ को फ़ोन लगाकर बैठ गई और फिर सास की शिकायत करने लगी कि जब शाम का तय हुआ है तो आज सुबह भी मुझे काम करने के लिए बोला गया था, पर मैंने कुछ नहीं किया। तो उधर से माँ ने कहा, अच्छा किया बेटा, तुम रुको, मैं अभी आई। 2-3 घंटे नहीं बीते कि सृष्टि की माँ सृष्टि के ससुराल फिर से पहुँच गई और वह अपनी समधन से जाकर उलझ गई। क्या आपने मेरी बेटी को घर की नौकरानी बनाकर रखा है? जब एक वक्त का तय किया था तो बार बार उसे काम करने को क्यों कहते हो? तो ममता जी ने सृष्टि की तरफ थोड़ा सा घूर कर देखा और बोली, बेटा, हर छोटी छोटी बात मायके में नहीं बताई जाती, अपनी घर गृहस्थी जमाना सीखो। तो सृष्टि की माँ बोली, वही सब तो सिखा रही हूँ, लेकिन आप मेरी बेटी को चैन से जीने दोगी तभी तो वह अपनी घर गृहस्थी जमा पाएगी। ममता जी बोली, माफ़ करिएगा समधन जी, यह छोटी छोटी बात अगर मायके में बताने लगेगी और आप इस तरह आकर हमारे घर में दखल देने लगेंगे तब तो बस गई आपकी बेटी की गृहस्थी। मैंने अपनी बेटी को अपने घर में एक चम्मच तक धोने नहीं दिया और आप उसे घर के काम करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। माफ़ कीजिएगा समधन जी, हम तीनों मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन आपकी बेटी हमारे हिसाब से चलना ही नहीं चाहती। वह क्यों चलेगी आपके हिसाब से? अगर आप अपने हिसाब से चलने लगेंगी तो मेरी बेटी इस घर की नौकरानी बनकर रह जाएगी। ममता जी ने कलेश के डर से चुप्पी साध ली, पर अपनी सास को चुप होता हुआ देखकर सृष्टि ने यह सोचा कि शायद उसकी सासू माँ उसकी माँ से डर गई। तो वह आंखों में आंसू ले आई और रोती रोती अपने कमरे में चली गई और उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे चली गई और अपनी बेटी को गले से लगाकर बोली, रो मत बेटा, अभी तेरी माँ जिंदा है, जैसे तू चाहेगी वैसे ही तेरा घर बसेगा। और थोड़ी देर में सृष्टि की माँ कमरे से बाहर आई और ममता जी और रुचि की तरफ घूरते हुए घर से बाहर निकल गई। शाम को जब सब लोग घर आए तो ममता जी ने अपने पति और अपने बेटे से इस बारे में बात की। तो विनय ने सृष्टि से बात की। सृष्टि जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मुझे नहीं रहना है इस घर में, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मैं अपने मायके चली जाऊंगी, मुझसे यह घर के काम वाम नहीं होते। रोते हुए उसने उसी समय अपनी माँ को फ़ोन मिला दिया
और बोली, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने साथ घर ले जाओ। विनय ने भी गुस्से में बोल दिया कि जो लड़की अपने घर परिवार में नहीं संभाल सकती, मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ और लौट कर मत आना। उस रात को सृष्टि ने खाना भी नहीं खाया। सभी उसकी मिन्नत करते रहे, लेकिन वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। किसी से बात भी नहीं की। और सुबह ही उसकी मम्मी जाकर उसे अपने साथ ले जाने लगी तो विनय ने कहा, सृष्टि, जाने से पहले एक बार फिर से सोच लो, मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आऊँगा। विनय के पिता ने भी सृष्टि को बहुत समझाया, लेकिन उसे समझना ही नहीं था। उसकी आंखों पर अपनी माँ की दखलंदाजी का पर्दा पड़ा हुआ था और किसी भी बात का जवाब दिए बिना वह अपना बैग पैक करके अपनी माँ के साथ मायके चली गई। घर के सब लोग परेशान हो गए थे। सृष्टि मायके पहुंची तो सबसे पहले उसकी भाभी ने उसे गले से लगाया और पूछा कि क्या हुआ, तो उसकी माँ ने सारी बात अपनी बहू को बता दी। लेकिन सृष्टि की भाभी को उसके साथ ज़रा सी भी हमदर्दी नहीं थी। 1-2 दिन तो सृष्टि ने घर पर पूरा आराम किया। अगले दिन सृष्टि की भाभी वीना सुबह उठकर सृष्टि को उठाने के लिए उसके कमरे में गई तो उसे सास ने रोक दिया। तो बहू ने कहा, अब अगर आपकी बेटी घर पर आ गई है तो पहले तो मुझे यह बताइए कि वह कितने दिनों के लिए आई है। तो उसकी सास ने उससे कहा कि पहले तो मैं उसके ससुराल वालों के नाकों चने चबवाऊंगी, तब अपनी बेटी को भेजूंगी। तो वीना ने भी अपने मन में कुछ ठान लिया था और उसी दिन से सृष्टि को उसकी भाभी ने धीरे धीरे घर के काम करवाने शुरू कर दिए। सृष्टि की भाभी सुबह अपने समय पर नाश्ता बनाती और सृष्टि को झाड़ू पोंछा करने के लिए बोल दिया करती। झाड़ू पोंछा करके हटती तो वह उसे बर्तन साफ करने के लिए बोल देती और उसके बाद नाश्ता करने को देती। अगर वह अपनी माँ से शिकायत करती तो उसकी माँ अपनी बहू से झगड़ा करने आ जाती। तो बहू साफ साफ कह देती कि अगर सृष्टि काम नहीं कर सकती तो आप कर लीजिए, मुझसे जितना बन पड़ेगा उतना ही काम करूँगी, नहीं तो मैं भी अपने मायके चली जाऊँगी। फिर दोनों माँ बेटी अपना घर खुद ही संभाल लेना, और जब आपकी बेटी अपने ससुराल वापस जाएगी तो आप मुझे भी वापस बुला लेना। इस बात को सुनकर दोनों माँ बेटी एकदम से चुप हो गई और जैसे जैसे सृष्टि को उसकी भाभी काम करने के लिए बोलती, सृष्टि काम करती जाती। अब तो सृष्टि अपनी माँ से भी शिकायत नहीं कर सकती थी। वह तो बस एक नौकरानी बनकर रह गई थी। सुबह 5 बजे उठना, सबको चाय देना, नाश्ता बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े सब कुछ करने के बाद जब खाना खाने बैठती थी तब उसकी भाभी उसे उठाकर कोई ना कोई काम बता देती थी। यह सब उसकी मम्मी भी देखती रहती, लेकिन कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन सृष्टि अपनी भाभी से झगड़ा करने लगी कि मेरे आने के बाद से आपने सारे काम करने छोड़ दिए हैं। क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? क्या मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है? ननद रानी, इज्जत उसकी होती है जो अपने घर से हंसी खुशी अपने मायके में आती है। इस तरह कभी इज्जत नहीं होती कि अपने घर से काम चोरी करके मायके में आ जाओ। जब घर की बहू काम नहीं करती है तो सास और ननद को कैसा लगता है, यह शायद आज तुम्हें पता चल गया होगा। और याद रखो, अब यह घर तेरा नहीं, यह घर मेरा है और इस घर में अगर रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं। तो तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि चुपचाप से काम करती रहो पर अपना मुंह बंद रखो, ताकि आने वाले वक्त में तुम्हारी माँ का बुढ़ापा भी ख़राब ना हो। सृष्टि रोती रोती अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी कि इतना काम तो कभी मेरी सास ननद ने मुझसे नहीं करवाया जितना मेरी भाभी मुझसे करवाने लगी है। इससे तो बेहतर होगा कि मैं अपने ही घर के काम करूं। अपने घर में काम करके मुझे इज्जत तो मिलेगी। रोते हुए उसने अपने पति विनय को फ़ोन मिला दिया, लेकिन विनय ने फ़ोन कट कर दिया। उसने फिर से फ़ोन मिलाया, विनय ने फिर से काट दिया। कम से कम 10 बार उसने फ़ोन मिलाया। आखिरकार विनय फ़ोन उठा ही लिया। बोलो, क्या कहना है? जल्दी बोलो, मुझे नींद आ रही है। प्लीज़ फ़ोन मत रखना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आप कहोगे तो मैं घर में सबसे माफ़ी मांग लूँगी,
लेकिन मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं इसके बाद कभी माँ को फ़ोन नहीं करूँगी, कभी अपने मायके में आने की बात भी नहीं करूँगी। आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी, आप जैसा रखोगे मैं वैसे ही रहूँगी। बस मुझे मेरे घर वापस आना है। मैं अपने घर की हर एक जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करूँगी, कभी किसी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूँगी। मुझे समझ में आ गया है कि शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, मायका नहीं। आप प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाइए, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। फिर सृष्टि ने फ़ोन काट दिया तो विनय अपने माँ पापा से बात की। उन्होंने यही कहा कि अगर उसे समझ में आ गया है तो कल ही जाकर उसे ले आओ। आखिर हमारे घर की बहू है, उसे कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगले दिन सुबह ही विनय अपने ससुराल गया। वहाँ सृष्टि पहले से ही अपना सामान पैक करके बैठी थी। विनय सृष्टि की हालत देखकर परेशान हो गया था, लेकिन उसे देखकर इतना तो समझ ही गया था कि उसके मायके वालों ने उससे कितने काम करवाए होंगे। वह उसे साथ लेकर अपने घर चला गया। घर पर जाते ही सृष्टि अपने सास ससुर के पैर पड़ गई और अपनी ननद रुचि के गले लगकर माफ़ी मांगने लगी। उस दिन के बाद सृष्टि ने कभी यह नहीं कहा कि उसके हिस्से में कौन सा काम आता है। वह जब जहाँ जो भी काम देखती कर लेती। सुबह जल्दी उठती और रात को सारे काम समेट कर सोती। और अगर उसकी मम्मी का फ़ोन आ जाता तो वह बोल देती कि उसके पास भी बात करने के लिए समय नहीं है, जब फ्री होगी तो वह स्वयं ही फ़ोन कर लेगी। इस कहानी से यह शिक्षा तो मिलती है कि एक लड़की अपने ससुराल में तालमेल बिठाकर चलती है तो उसकी इज़्ज़त अपने मायके में भी होती है। आज सृष्टि से सभी खुश हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।